Hello everyone. So today we'll be discussing question number 834 of LeetCode code which is sum of distances in a tree. ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, है ना। और ये एक हार्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। इसको सॉल्व करने में काफी मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। तो चलो देख लेते इसमें मैं करना क्या है। सबसे पहले हमको एक इनपुट ट्री गिवन होगा, है ना। इनपुट ट्री कैसे? एक एजेस के फॉर्म में, है ना। उसमें एजेस की इन्फॉर्मेशन होगी और इसमें 0 से n-1, है ना। n जैसे 6 है तो 0 से 5 तक के नोड्स होंगे। देखो यहाँ पे 0 से 5 तक के नोड्स हैं और कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना। ये एजेस का जो एरे है इसमें ये बता रखा है, जैसे कि 0 से 1 एक एज है और 1 से 0 भी एक एज है ना। अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ट्री है ये, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। मतलब तुम 0 से 1 जा सकते हो और 1 से 0 जा सकते हो, है ना। 0 से 2 के बीच एक एज है, 2 से 3 के बीच एक एज है, 2 से 4 और 2 से 5, है ना। इसी तरह 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 2 से 0 और 0 से 1 भी एक एज है। अब हमें क्या करना है, हमको एक आउटपुट एरे रिटर्न करना है और उसमें इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि ये 0th इंडेक्स है तो ये 0th नोड को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 नोड को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 नोड को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह 3, 4 और ये 5। अब ये वाला जो नंबर है ये क्या है? 8। ये जो 8 है ये है सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 0 एंड ऑल अदर नोड्स। 12 क्या है? सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 1 एंड ऑल अदर नोड्स। ये क्या है? सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन 2 एंड ऑल अदर नोड्स, है ना। देखो जैसे कि अगर तुम इसमें देखोगे ग्राफ में, यहाँ पे 0 से 0 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1। 0 से 2 1। 0 से 3 कितना है? 2, है ना। 0 से 4 कितना है? 2 और 0 से 5 कितना है? 2। अब इन सब का सम कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा 6 + 7 + 8, है ना। तो ये हो गया 8। अब 2 से करो तुम, है ना। तो 2 से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका रेड कर देता हूँ। अब अगर तुमको सेम काम 2 से नहीं, चलो 1 से कर देता हूँ इसको, ठीक है। 1 से करता हूँ मैं। 1 के लिए क्या होगा? 1 से 1 का डिस्टेंस कितना है? 0। 1 से 0 का डिस्टेंस क्या है? 1। 1 से 2 का डिस्टेंस क्या है? 2। 1 से 3 का डिस्टेंस क्या है? 3। इसका भी 3 और इसका भी 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12, है ना। 3 + 3 + 3 9 + 2 11 और ये +1 12, है ना। तो ऐसे करके हमको हर नोड का आंसर निकालना है ना। हर नोड के लिए आंसर निकालना है। तुमने 0 के लिए निकाल लिया, 1 के लिए निकाल लिया, 2 के लिए निकाल लिया, ऐसे 3 4 5 के लिए निकालना है। तो अभी तुम 1 2 3 4 5 का आंसर भूल जाओ, 0 पे फोकस करो, है ना। 0 का निकालने का टेंशन लेते हैं क्योंकि 1 के लिए भी सेम काम करना है, 2 के लिए भी सेम काम करना है, 3 के लिए भी सेम काम करना है। तो एक बार तुमको ये समझ में आया कि 0 का कैसे निकालना है तो तुम्हारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो हम स्टेप वाइज देखेंगे। पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिमल में जंप करेंगे और वो ऑप्टिमल भी हम ब्रूट फोर्स से ही डिराइव करने वाले हैं, है ना। ऐसे ही मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन मैं हवा से नहीं लेके आऊंगा। जो ब्रूट फोर्स है हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और उसी को ऑप्टिमाइज करेंगे। क्योंकि अगर मैं तुमको डायरेक्टली इसका मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन बता दूंगा तो तुम लोग तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में भले ही आ जाएगा लेकिन फिर तुम लोग को ये लगेगा कि अगर मुझसे किसी ने ये पूछ लिया इंटरव्यू में तो मैं ये ऑप्टिमल में आऊंगा कैसे। तो सबसे पहले हम वो ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे जिसे तुम नॉर्मली एक इंटरव्यू में प्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट टाइम, है ना, जिसको तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सबसे बेसिक अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ये हमारा गोल है। तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं, है ना। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि चलो 0 का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 का हम मैनेज कर लेंगे क्योंकि सारे काम सेम है। तो पहले 0 का निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं ट्री में, रिकर्शन यूज किया उसमें। क्यों रिकर्शन यूज किया है? क्योंकि ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तुम सब प्रॉब्लम इजीली डिफाइन कर सकते हो, है ना। और वो सब प्रॉब्लम में भी सेम काम करना होता है। तो क्या हम यहाँ भी वो कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो। देखो कैसे, है ना। तुमने 0 का आंसर निकाला तो वो कैसा आएगा? 0, है ना। हर नोड के बाजू में मैं वो इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, क्या? डिस्टेंस फ्रॉम नोड 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब तुमने क्या किया? इस सब ट्री को पकड़ा, ये वाला, है ना। इसको मैं अलग से बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 3 4 और ये 5, है ना। इसको नहीं पता कि बाहर 0 और 1 है। ये अपने आप में एक सब प्रॉब्लम है जिसे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर क्या चल रहा है मतलब इसको नहीं आइडिया कि बाहर 0 और 1 है, ठीक है। तो मैंने तो बोला कि भाई तू मुझे अपना आंसर दे दे। अपना आंसर मतलब कि अगर √2 है तो सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या होना चाहिए, है ना। तो तूने खुद से कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए? बहुत ही सिंपल था ये। लेकिन 2 के ऊपर क्या है? 0। ये तो हमको पता है ना। तो क्या किया 1 ने, है ना, जैसे कि 1 बाहर से बोल रहा है कि देखो भाई मैं तेरे को एक +1 भेज देता हूँ ऑलरेडी, है ना, मैं तेरे को एक +1 भेज देता हूँ, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, तू 0 से शुरू मत कर, तू 1 से शुरू कर। क्योंकि तू क्या कर रहा है, तू अपने 0 से +1 कर रहा है 3 पे जाने के लिए, और इसका सब ट्री होगा तो फिर उस पे +1 करेगा तो वहां पे 2 आ जाएगा, फिर वहां से 3 होगा, है ना। तो तू यहाँ 0 से शुरुआत कर रहा है। लेकिन अगर तू 0 से शुरुआत ना करके 1 से शुरुआत करे तो उसमें मेरा फायदा हो जाएगा। वो बोलेगा कैसे फायदा हो जाएगा? तुम ही सोचो ना, अगर ये 0 से शुरू करेगा तो खुद का आंसर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, है ना। ये ट्री तुमको कुछ सिमिलर लग रहा है? ये देखो, ये तो वही ट्री है, 1 2 2 2। तुमने क्या बोला? बस अपना एक कंट्रीब्यूशन दे दिया +1। तुम ये बोल रहे हो कि भाई 0 से शुरू मत करो, तुम बस ये बोल रहे हो +1 से शुरू करो। किसको? अपने एक चाइल्ड को। ये एक तुम्हारा चाइल्ड है ना। अब तुम्हारे जितने चाइल्ड हैं, तुम्हारे 10 चाइल्ड हो सकते हैं ना, क्योंकि ये बाइनरी ट्री नहीं है, नॉर्मल ट्री है एक। तो तुम्हारे 10 चाइल्ड हो सकते हैं, 20 चाइल्ड हो सकते हैं, 30 चाइल्ड हो सकते हैं। तुम हर चाइल्ड से ये बोलोगे कि भाई तुम अपना जो काम कर रहे हो ना, करते रहो, बस एक मेरा कंट्रीब्यूशन ले लो। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या? मैं अपना +1 एक भेज रहा हूँ, तुम जो भी आंसर निकालोगे उसमें +1 ऐड करते जाना, है ना। तुम जो डिस्टेंस निकालोगे ना, वो हर डिस्टेंस में +1 ऐड करते जाना, और वो मुझे रिटर्न कर दो। तो इससे क्या होगा? तुमको 0 का आंसर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि रिकर्शन क्या करेगा? ये पार्ट हैंडल कर लेगा, तुम्हारे सब ट्री का आंसर हैंडल कर लेगा। जो तुम्हारा टास्क है, जो तुम्हारा टास्क क्या है? तुमको ये +1 भेजना, ये तुमको +1 भेजना है। समझ गए हो? ब्रूट फोर्स बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है हमको? इससे हमारा 0 का आंसर आ जाएगा, है ना। हमको क्या करना है? 1 से +1 भेजना है अपने सब ट्री को, क्योंकि वो अपना आंसर सही निकाल रहा है। हम उसको एक डेल्यूजन में रख रहे हैं अपने सब ट्री को कि वो खुद का काम कर रहा है, बट एक्चुअली में वो हमारा काम कर रहा है। वो शुरुआत कर रहा है 1 से, जबकि उसको शुरू करना चाहिए 0 से। काम वो वही कर रहा है। यहाँ पे अगर 0 होता तो वो +1 ऐड करता, फिर उसके बाद +1 ऐड करता, तो यहाँ पे 2 हो जाता। लेकिन वो शुरू कर रहा है 1 से। 1 से क्यों? क्योंकि मैंने भेजा है, और ये तुम्हें हर चाइल्ड को भेजना है ना। ये तो सिर्फ एक चाइल्ड था, यहाँ पे तुमको 1 को भी वही भेजना है। तो ऐसे जितने चाइल्ड है, हर चाइल्ड को भेजना है। तो ये तुम्हारा जो सब प्रॉब्लम है, वो तुम्हें सही आंसर देके देगा। और इससे क्या होगा ना, तुम्हें 0 का आंसर मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास 0 का आंसर आ जाए तो तुम 1 भी ऐसे ही निकाल लो। ब्रूट फोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। 2 को भी ऐसे ही निकालो, 3 को भी ऐसे ही निकालो, 4 को भी ऐसे निकालो, 5 को भी ऐसे ही निकालो। मतलब डीएफएस लगाओ, पहले इसको रूट बनाओ, है ना, फिर इसको रूट बनाओ। मतलब अभी तुम इसको रूट बना रहे हो, अब तुम इसको रूट बनाओ। इसको रूट बनाओगे मतलब 0 यहाँ से शुरू करोगे, और तुम्हारा एक चाइल्ड क्या है? ये वाला तुम्हारा एक चाइल्ड है। इस पे जो भी होना है, इस पे तुम +1 भेजोगे, है ना, इस पे तुम +1 भेजोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, 2 के लिए भी वही करो। अब 2 के कितने चाइल्ड हैं? 4 हैं। देखो, एक इस पे तुम +1 भेजोगे, अगर इसको रूट मान रहे हो, है ना, तुम एक इस पे +1 भेजोगे, है ना, यहाँ पे +1 भेजोगे, और यहाँ पे +1 भेजोगे। ऐसी 3 के लिए करोगे, 3 के कितने चाइल्ड हैं? एक ही चाइल्ड है, तुम यहाँ पे +1 भेजोगे, और ये तुम्हारा एक पूरा चाइल्ड हो जाएगा, मतलब एक पूरा सब प्रॉब्लम। तो तुमको ब्रूट फोर्स में क्या करना है? हर नोड के लिए ये काम करना है ना, डीएफएस लगाना है। तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग O ऑफ n स्क्वायर, है ना। तो चलो इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट होता है। अब देखो, एक चीज और है, इंप्लीमेंटेशन के पहले मैं ये बता दूं कि क्योंकि ये ट्री है ना, तो इसमें साइकिल नहीं होगी, तो यहाँ पे हमें विजिटेड एरे यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ग्राफ या क्वेश्चन में एक विजिटेड एरे यूज होता है, जिससे हम इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। डीएफएस में हम क्या करते हैं कि 0 की जितने भी चाइल्ड है वहां पे जाते हैं, है ना। तो 0 1 से कनेक्टेड है, और फिर जब हम 1 पे आते हैं तो 1 0 से कनेक्टेड है। तो अगर हम 0 पे दोबारा ना जाए तो हम इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, है ना। इससे हम इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसते हैं। यहाँ पे भी विजिटेड एरे यूज कर सकते हो तुम, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकिल है ही नहीं। लेकिन स्टिल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ तो है। जब तुम 0 से 1 में जा रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन भेज दो कि भाई 0 पेरेंट है। तो तुम जब 1 के जितने भी चाइल्ड निकालोगे, अगर उसमें से एक भी चाइल्ड तुम्हारा पेरेंट हुआ तो तुम उस पेरेंट में दोबारा मत जाना। ये चीज समझ रहे हो? मतलब देखो, जैसे कि तुमने शुरुआत करी यहाँ से, ये तुम्हारा पेरेंट है, फिर तुम यहाँ पे गए, है ना, अब फिर तुमने यहाँ पे डीएफएस लगाया, है ना, इससे तुम यहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू किए। तो 1 से क्या कनेक्टेड है? 0। अब अगर तुमने इसको चेक नहीं किया कि ये पेरेंट नहीं है, तो तुम 0 पे वापस चले आओगे, फिर तुम 0 से 1 पे आओगे, फिर 0 से वापस चले आओगे। तो तुम एक इन्फॉर्मेशन और भेज दो अपने रिकर्सिव कॉल में, है ना। तुम यहाँ पे भेजो कि भाई तुम्हारा जो पेरेंट है
वो ये है, इस पे नहीं आना है, बाकी किसी में भी जाओ, है ना, अपने चाइल्ड में जाओ, लेकिन जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ पे मत जाओ दोबारा, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भेज दो कि पेरेंट कौन है ना, ये पेरेंट है, ये जा रहा है आगे, जिससे तुम दोबारा पेरेंट में मत जाओ, और इससे हमारा बहुत स्पेस बच रहा है क्योंकि हम फालतू का विजिटेड एरे यूज नहीं करने वाले हैं, है ना। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जब ग्राफ में साइकिल आएगी तब काम नहीं चलेगा, तब हमको विजिटेड एरे चाहिए होगा। यहाँ पे ट्री है इसलिए हम बिना विजिटेड एरे के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो चलो ब्रूट फोर्स कोड करते हैं, फिर देखते हैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करते हैं। अब हमको क्या है ना, एजेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट हम उससे ग्राफ को ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं। हमको ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, जो कि हमें बनानी पड़ेगी, तो वो बना लेते हैं। ग्राफ के प्रॉब्लम्स में बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे तुमको एजेस की इन्फॉर्मेशन दी होगी, एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दी होगी, वो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। वो बहुत सिंपल सा काम है, उसको हम अभी बना लेते हैं, और उसको तुम फ्यूचर में एज अ टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये लिख लेते हैं ना, और ये क्या है, वेक्टर ऑफ आंसर, जिसमें मुझे आंसर रिटर्न करना है, और इसको रिटर्न कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑटो एज इन एजेस। अब इससे क्या होगा, मेरी एजेस में जितने भी एज हैं एक एक करके हम उसको एडजेसेंसी लिस्ट में ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा ADJ एज ऑफ 0, है ना, डॉट पुशबैक, क्या पुशबैक करना है, एज ऑफ 1। ठीक है, और इसी तरह 1 पे 0 की पुश करना है ना, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो मतलब 0 से 1 के बीच में एज है, तो 1 से 0 के बीच में एक एज होनी चाहिए, है ना। तो ये तुमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, बस इतना सा है, और कुछ नहीं करना है। अब इस एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से तुम DFS ट्रेवर्सल कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, DFS ट्रेवर्सल के लिए हर नोड पे मुझे DFS ट्रेवर्सल लगाना है। ठीक है, तो वो ले लेता हूँ मैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब हर i के लिए मुझे DFS लगाना है, तो वो DFS क्या हो जाएगा, क्या क्या भेजना है मुझे, सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ। एक एडजेसेंसी लिस्ट भेज दूंगा मैं, है ना, और ये नोड की इंफॉर्मेशन भेज देता हूँ। और क्या भेजना है, 0। अब ये 0 क्या है, देखो भाई, जो भी तुम्हारा रूट है ना, यहाँ पे 0 से शुरुआत हो रही है, फिर ये +1 भेजेगा। अब ये 0 से शुरुआत कर रहा था, बट ये 0 से शुरुआत नहीं करेगा, ये 1 से शुरुआत करेगा, है ना, और ये 1 को लेके फिर अपना कंट्रीब्यूशन देगा अपने नेक्स्ट चाइल्ड को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 भेजेगा, जिससे यहाँ पे 2 आएगा, बट क्योंकि 0 अल्टीमेट रूट है ना, यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 0 आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ हमारा एक्स्ट्रा ऑफसेट नहीं है। हमको कहीं ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा है कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन ले लो, हमसे ही प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना। तो हमारे पास तो 0 कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम भेजेंगे ना अपने चाइल्ड को +1, फिर वो करेंगे +1, फिर वो अपने चाइल्ड को भेजेंगे +1, लेकिन शुरुआत तो 0 से होगी, है ना। और एक पेरेंट इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, जिससे हम चेक कर सकें कि हम वो इनफाइनाइट लूप में ना फंसे, जो हमने डिस्कस किया था, है ना। तो पेरेंट क्या बोल देता हूँ, क्योंकि सारे नोड पॉजिटिव हैं तो -1, है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर डाल सकते हो, -100 भी डाल सकते हो। तो ये तुमको हर नोड के लिए करना है, तो ये तुम DFS लिख लो, है ना, वॉइड, और यहाँ पे रिटर्न भी करा लेते हैं, है ना, आंसर ऑफ i। ठीक है, वॉइड नहीं रखते हैं, इंट रख लेते हैं इसका टाइप, तो ये हो जाएगा इंट DFS। क्या क्या भेज रहे हैं हम, एक तो एडजेसेंसी लिस्ट भेज रहे हैं, है ना, तो एडजेसेंसी लिस्ट रख लेते हैं। और क्या भेज रहे हैं, इंट नोड, है ना, कौन सी नोड पे हैं हम। और क्या भेज रहे हैं, इंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इंट पेरेंट। वेरिएबल को थोड़ा अच्छे से नाम करते हैं, जिससे फ्यूचर में तुम कोड देखो तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, है ना। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना DFS का कोड लिखेंगे। DFS का कोड के लिए सबसे पहले हमारा जो आंसर है, मतलब जो हमको रिटर्न करना है, वो ले लेते हैं, मतलब इंट आंसर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है भाई, देखो ऊपर से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है तुमको उसमें ऐड करना है, राइट। तो ऊपर से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको ले लो और उसमें अपने आंसर ऐड करो, है ना। तो शुरू में 0 के लिए तो 0 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फिर ये +1 भेजेगा। ठीक है, तो फॉर लूप लिखूंगा, और फॉर लूप में मतलब क्या है, हर चाइल्ड पे जाऊंगा मैं, 1 पे जाऊंगा, 2 पे जाऊंगा, अगर और कोई चाइल्ड होगा तो उस पे जाऊंगा, और सबका आंसर ऐड करता जाऊंगा इस आंसर में,
है ना, इस आंसर में। और इस आंसर में क्या है, ऊपर से जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो तो ऐड होता ही जाएगा। यही तो करना है हमको सब प्रॉब्लम के लिए। और मेन प्रॉब्लम के लिए क्या है, कंट्रीब्यूशन 0 है, लेकिन जो सब प्रॉब्लम के लिए ऊपर से आएगा कुछ कंट्रीब्यूशन, तो वो लिख लेते हैं हम, फॉर ऑटो चाइल्ड इन एडीजे ऑफ नोड। ठीक है, नोड के जितने भी चाइल्ड हैं वो इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, एक एक करके वो चाइल्ड को प्रोसेस करते हैं। अब हम चेक करेंगे जो भी चाइल्ड है क्या वो पेरेंट के बराबर तो नहीं है, जिससे हम इनफाइनाइट लूप में ना फंसे, है ना। जो विजिटेड वाली चीज मैं बोल रहा था वो यहाँ पेरेंट से चेक करेंगे हम। इफ चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, अगर ऐसा है तो स्किप कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, आंसर में वो जो चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन है वहां पे डीएफएस लगाने से जो भी आ रहा है उसको अपने आंसर में ऐड कर दो, है ना। तो आंसर प्लस इक्वल टू डीएफएस। अब यहाँ पे क्या क्या भेजना है वो ध्यान से देखना, है ना, एडीजे, और क्या भेजना है, नोड। अब नोड क्या है, नया चाइल्ड। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जो भी करंट कंट्रीब्यूशन है उसमें +1। ये चीज बहुत ध्यान से देखना है, ये गलत कर दिया तो पूरा कोड गलत हो जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन +1। अब पेरेंट क्या है, नोड, है ना। ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है, तो ये जो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन है तुमको भेज दो। अब ये तुम्हारा नया पेरेंट हो गया, पहले पेरेंट कुछ नहीं था क्योंकि 0 से शुरुआत हो रहा था। अब 0 से शुरुआत हो रहा है, जो भी नेक्स्ट चाइल्ड जाएगा उसमें 0 एज अ पेरेंट जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, और इस आंसर को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, हर नोड के लिए एक आंसर स्टोर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई है, ओ सॉरी, यहाँ पे पेरेंट नहीं होना चाहिए, नोड है, आई एम सो सॉरी, है ना। ये नोड एज अ पेरेंट जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। हाँ, अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं, है ना, देखते हैं सबमिट होता है क्या। नहीं, है ना, टीएलई आ गया। टीएलई क्यों आ गया, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है। अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही सोचो भाई, एन स्क्वायर को हमको घटाना पड़ेगा, बिग ऑफ एन में करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या हम ये ब्रूट फोर्स को और कुछ कर सकते हैं, है ना। क्या हम यहाँ पे हर नोड के लिए डीएफएस करना जरूरी है हमारे लिए। भाई एक बार हमने 0 का आंसर स्टोर कर लिया, क्या उससे हम बाकी नोड्स का भी आंसर निकाल सकते हैं। चलो बाकी नोड्स का छोड़ो, क्या हम 0 से 2 का आंसर निकाल सकते हैं और 1 का आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम 0 से 2 का आंसर निकाल लें तो हम 3 का आंसर 2 से निकाल सकते हैं, है ना, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप की हेल्प से। मतलब देखो 0 2 का पेरेंट है, तो हमने क्या किया, हम ये सोचने का ट्राई कर रहे हैं क्या हम 2 का जो भी आंसर है 0 से निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम 3 का आंसर 2 की हेल्प से निकाल सकते हैं, है ना, 4 का आंसर 2 की हेल्प से निकाल सकते हैं, और 5 का आंसर भी 2 की हेल्प से निकाल सकते हैं। और अगर 3 के कोई भी सब ट्री है, चाइल्ड है, तो उनका आंसर 3 की हेल्प से निकाल सकते हैं। ऐसे करके हम 0 की हेल्प से सारे आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो ये हमको देखना पड़ेगा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमको टीएलई से काम चलाना पड़ेगा। बट आई गेस इट शुड बी पॉसिबल, है ना। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, तो मान के चलो तुमको ये ट्री गिवन है, अब तुमको इसमें, तो तुमने क्या किया था, 0 पे डीएफएस चला के देखा था सबसे पहले ब्रूट फोर्स में, है ना। तुमने ये टेंशन नहीं ली थी कि 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 4 5 6 का आंसर क्या होगा। तुमने 0 का निकाला था, तो यहाँ पे फिर से हम 0 का निकालते हैं, क्योंकि हमें उसी कोड की हेल्प लेनी है। हम बार बार 1 2 3 4 5 6 पे चलाना नहीं चाहते हैं डीएफएस, क्योंकि उससे टीएलई आ रहा है, तो हमको एक ही बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार चला लेते हैं, तो ये होगा 0, है ना, इसने भेजा +1, तो यहाँ पे आया 1। अब यहाँ से 0 शुरुआत करने वाला था, बट अभी 1 से शुरू करेगा, तो ये आएगा 2, है ना, और यहाँ से आएगा 3, है ना, और यहाँ से आएगा 1, मतलब ये +1 होके आएगा, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे +1 होगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे +1 होगा तो ये हो जाएगा 2। तो ओवरऑल आंसर क्या है तुम्हारा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, ये 6 8 और 11। तो इसके लिए आंसर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये लिख लेता हूँ मैं, है ना। आंसर ऑफ 0 ये है तुम्हारा 11, ये है तुम्हारे पास बस अभी। अब तुमको इसकी हेल्प से तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तुम जब डीएफएस का कोड देखोगे ना, तो उसमें तुमको एक चीज़ पता चलेगी कि जब तुम चाइल्ड पे होते हो ना, मान के चलो ये 2 एक चाइल्ड है किसका, 0 का, तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा पेरेंट कौन है ना। ये तो हमने देखा ही था कि पेरेंट ऊपर से आता है, 0 एक पेरेंट है, 1 किसका चाइल्ड है, 0 का चाइल्ड है, 2 किसका चाइल्ड है, 0 का चाइल्ड है, और भी हो सकते हैं, अब फिलहाल के लिए 1 और 2 है। तो तुमको पता है
कि मेरा पेरेंट कौन है ना। तुम यहाँ पर हो तो तुमको पता होता है कि तुम्हारा पेरेंट कौन है। तुम्हारे पास जब अल्टीमेट रूट का आंसर है जो कि आंसर ऑफ 0 है, तो क्या तुम उसकी हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। मतलब तुम्हारे पास आंसर ऑफ 0 है, क्या तुम उससे आंसर ऑफ 1 एंड आंसर ऑफ 2 ये दोनों निकाल सकते हो। अगर ये पॉसिबल हो जाएगा तो बेस्ट है। क्यों? अगर तुम्हारे पास आंसर ऑफ 1 और 2 आ गए तो तुम उससे आंसर ऑफ कितना निकाल सकते हो, 5, है ना। और अगर तुम्हारे पास आंसर ऑफ 5 आ जाए तो तुम उससे आंसर ऑफ 6 निकाल सकते हो। इसी तरह अगर तुम्हारे पास आंसर ऑफ 1 आ जाए तो तुम उससे आंसर ऑफ 3 निकाल सकते हो और आंसर ऑफ 4 निकाल सकते हो, क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड का आंसर निकाला जा सकता है। ये तुमने प्रूफ कर दिया। तो चलो उसको निकालने का ट्राई करते हैं, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 के लिए आंसर निकालो, मैनुअली आंसर निकालो, ठीक है। तो 2 के लिए इस साइड से क्या हो जाएगा, +1, है ना। शुरुआत कर रहे हो 0 से। अब पहले इसके लिए 0 शुरू हो रहा था, अब इसके लिए 0 से शुरू हो रहा, क्योंकि तुम अब आंसर ऑफ 2 निकालने का ट्राई कर रहे हो, है ना। भूल जाओ कि 0 रूट है, अभी रूट 2 है। तो अगर ये निकालोगे तो +1, तो यहाँ पे +1 होगा, है ना। और यहाँ पे आएगा फिर से +1, तो आंसर क्या होगा, 2। तो यहाँ पे था 1 आंसर और यहाँ पे है तुम्हारा आंसर 2। अब इसी तरह यहाँ पे आओ तुम, है ना। तो यहाँ पे +1 हो रहा है तो ये होगा 1। फिर यहाँ से आ रहे हो +1 करके तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे आ रहे हो +1 करके तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे आ रहे हो +1 करके तो ये हो जाएगा 3। तो तुम अगर आंसर ऑफ 0 से कंपेयर करो अपना आंसर, है ना, तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो तो ये क्या है, ये है आंसर ऑफ 0, है ना। इसमें तुम 1 हटाओगे तो आंसर ऑफ 2 बन जाएगा, है ना, क्योंकि अब 2 रूट है ना। और ये क्या है, ये है आंसर ऑफ 0, इसमें तुम 1 हटाओगे तो आंसर ऑफ 2 बन जाएगा। ये है आंसर ऑफ 0, इसमें 1 हटाओगे तो आंसर ऑफ 2 बन जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स हटाने हैं तुमको आंसर ऑफ 0 में से, है ना। इसको मैं वापस राइट कर देता हूँ, कितने एलिमेंट्स हटाने हैं तुमको आंसर ऑफ 0 में से आंसर ऑफ 2 लाने के लिए, है ना। अभी हम धीरे धीरे अपना सोल्यूशन बना रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक पार्ट समझ में आ गया है कि 2 के सब ट्री में, है ना, 2 का जो ट्री है, ये जो पूरा ट्री है, इसमें जितने भी नोड हैं, इन नोड के नंबर को तुम इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर ऑफ नोड्स इन 2, है ना, क्योंकि 2 अब एक नया रूट है, पहले 0 था अब 2 है। अब 0 का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा तो इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से एक 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 घट जाएगा, है ना। तो आंसर ऑफ 0 में 1 घटा है, यहाँ पे 1 घटा है और यहाँ पे 1 घटा है। कितनी बार, जितने 2 के ट्रीज में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट तो हो गया, अब बचा ये पार्ट, है ना। ये पार्ट तुमने हैंडल कर लिया। अब ये क्या था, 0, ये है आंसर ऑफ 0, है ना। और ये क्या है, आंसर ऑफ 2, इसमें क्या हो गया, +1 ऐड हो गया, है ना। देखो ये आंसर ऑफ 0 है, ये आंसर ऑफ 2, ये आंसर ऑफ 0 है, ये है आंसर ऑफ 2, ये आंसर ऑफ 0 है, ये आंसर ऑफ 2। इसमें +1 +1 +1 ऐड हो गया। कितनी बार ऐड हुआ है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स का काउंट कैसे निकालूं मैं भाई, ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ n माइनस नंबर ऑफ नोड्स इन 2। भाई इन दोनों का सम करोगे तो तुम्हें पूरा n नहीं मिल जाएगा, है ना। n तो तुमको गिवन है ना। तो तुमको अगर आंसर ऑफ 2 निकालना है तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ 0 माइनस नंबर ऑफ नोड्स इन 2, ये वाला ट्री हैंडल कर लिया, प्लस n माइनस नंबर ऑफ नोड्स इन 2, है ना। ये वाले जो नोड्स हैं, है ना, इस ट्री में जितने भी नोड्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन प्लस हो जाएगा और इनका कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इसके पास आ गए हो और इनसे दूर चले गए हो, है ना। पहले तुम यहाँ थे, अब यहाँ पे आ गए हो, तो इन नोड से एक पास आ चुके हो और इन नोड से एक दूर जा चुके हो। तो यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उनका +1 और यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उनका -1। तो और इस नोड का काउंट क्या है, n माइनस जितने भी नोड्स यहाँ पर है, ठीक है। अब तुमको क्या क्या चाहिए, तुम्हारे पास आंसर ऑफ 0 है। जब तुम आंसर ऑफ 2 में होते हो तो तुमको आंसर ऑफ 0 चाहिए, है ना, आंसर ऑफ 2 निकालने के लिए। तुम्हारे पास n है, तुम्हारे पास बस ये नहीं है अभी, नंबर ऑफ नोड्स इन 2, तो तुमको ये चीज भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये चीज अलग से निकालनी पड़ेगी। इस 2 सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 सब ट्री मतलब 2 5 6, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये भी तुमको निकालना पड़ेगा। बस उस कोड में तुमको ये चीज करनी है ना। तुमने एक बार आंसर ऑफ 0 निकाल लिया, अब तुमको एक और DFS लगाना पड़ेगा ये निकालने के लिए, आंसर ऑफ 2 निकालने के लिए, आंसर ऑफ 1 निकालने के लिए। और जब तुम DFS ट्रैवर्सल करते हो ना, जब तुम आंसर ऑफ 2 पे होगे तब तुम्हारे पास आंसर ऑफ 0 होगा। फिर जब तुम नीचे जाओगे तब तुम्हारे पास आंसर ऑफ 2 है तो तुम उससे आंसर ऑफ 5 निकाल सकते हो। फिर जब तुम उसके नीचे जाओगे तब तुम्हारे पास आंसर ऑफ
5 होगा आंसर ऑफ 6 निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे आंसर ऑफ अगर 1 निकला है मुझे, है ना, तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ 0 प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन 1 प्लस n माइनस नोड्स इन 1। ठीक है, अगर तुमको इसका आंसर निकालना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बस तुमको उस कोड में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको एक काउंट एरे भी चाहिए होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं 2 पर हूं तो मुझे काउंट ऑफ 2 चाहिए। अब ये मैं कैसे निकालूं? जब मैं फर्स्ट डीएफएस कर रहा था ना, मैं तभी निकाल सकता हूँ ये काउंट ऑफ 2। वो देख लेते हैं कोड में, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और उसके बाद हम अपना सेकंड डीएफएस रिवर्सल करेंगे और कोड को ऑप्टिमाइज करके हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो कोड देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए ना कुछ चेंजेस करूंगा मैं। अब यहाँ पे जो तुम्हें कोड दिख रहा है, ये हमारा कौन सा कोड है अभी? ब्रूट फोर्स वाला, जिसमें हमें टीएलई आया था, और हमें इसी को ऑप्टिमाइज करना है। अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक चीज क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 जगह आंसर यूज किया है ना, तो वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रिजल्ट कर देता हूँ जिससे तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया रिजल्ट और ये भी हो गया रिजल्ट। अब क्या करना है, सबसे पहले तो तुमको हर नोड के लिए डीएफएस नहीं चलाना है, तुमको सिर्फ 0 के लिए डीएफएस चलाना है, और तुम 0 से बाकी नोड्स का आंसर निकालोगे। तो ये फॉर लूप हटा दो क्योंकि इसी से टीएलई आ रहा था, है ना। तो ये हो जाएगा रिजल्ट ऑफ 0, और यहाँ पे किसके लिए भेजोगे? आई की जगह 0। ये हो गया। अब तुमको एक काउंट एरे भी चाहिए, है ना। उसमें काउंट ऑफ जैसे 2 क्या होगा कि 2 सब ट्री में कितने नोड्स हैं, है ना। काउंट ऑफ 1 क्या होगा? 1 सब ट्री में कितने नोड्स हैं, इसका ये काउंट होगा। तो तुम बना लो, यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लो उसको, और ये हो जाएगा काउंट। ठीक है, इसका भी साइज n होगा। अब तुमको ये काउंट निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला था कि जो हमारा फर्स्ट डीएफएस होता है ना, उसी में हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा डीएफएस, है ना। यहाँ पे हमको काउंट निकालना है, तो उसको भेज देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ इंट n% काउंट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे काउंट भेज देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? एक रिकर्सिव कॉल है नोड के लिए, इस वाले नोड के लिए, और इसके चाइल्ड पे तुम डीएफएस मार रहे हो, है ना। ये चाइल्ड पे तुम डीएफएस कॉल कर रहे हो, तो तुम क्या करो, यहाँ पे जो डीएफएस चल रहा है उसी की हेल्प से काउंट भी अपडेट करो। काउंट कैसे अपडेट करो भाई? तुम्हें नहीं निकालना है, रिकर्शन निकाल के देगा तुमको। कैसे? देखो, काउंट ऑफ नोड इज प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ चाइल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने चाइल्ड से बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोग अपने काउंट्स मुझे रिटर्न करके दे दो, और मैं उसमें एक ऐड कर दूंगा। कब ऐड करूंगा? जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, जब मैं अपने सारे चाइल्ड से डील कर लूंगा, उसके बाद मैं खुद का कंट्रीब्यूशन ऐड करूंगा उसमें। तो ये हो जाएगा काउंट ऑफ नोड प्लस इक्वल टू 1, है ना। मतलब देखो, मैंने इससे काउंट मांगा, इससे काउंट मांगा, और अगर इसका एक और चाइल्ड है उससे भी काउंट मांगता। मैं जितने चाइल्ड है सबसे काउंट मांगूंगा, और जब फॉर लूप खत्म हो चुका होगा उसके बाद मैं खुद का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दूंगा। उसका मतलब खुद का काउंट, है ना। तो वो एक है, तो उसमें एक ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ से मेरा काउंट भी अपडेट हो जाएगा। अब मेरे पास काउंट है और मेरे पास रिजल्ट ऑफ 0 है। अब इसकी हेल्प से मैं रिजल्ट ऑफ 1 2 3 4 5 निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा? फाइनल डीएफएस से। तो एक फाइनल डीएफएस लिख लेते हैं, फाइनल डीएफएस। इसमें क्या क्या भेजूंगा मैं? एक तो एडजेसेंसी लिस्ट भेजना है ना। किस नोड पे चलाना है? 0th नोड पे चलाना है ना, वहीं से तो शुरू कर रहे हैं हम, उसी का आंसर है हमारे पास। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? रिजल्ट भेजूंगा मैं, काउंट एरे भेजूंगा, और क्या भेजना है? पेरेंट भेज देता हूँ। पेरेंट क्या है? -1। यहाँ भी हमको वही करना है कि भाई इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए, इसलिए पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल डीएफएस लिख लेते हैं। वॉइड टाइप होगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सीधा रिजल्ट को अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, और बाय रेफरेंस भेजेंगे। ये हो गया फाइनल डीएफएस। इसमें क्या क्या भेजना है हम इसको कॉपी कर लेते हैं ना, और इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट है, नोड है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन की जगह रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ इंट n% रिजल्ट, है ना। और क्या क्या है? एक तो पेरेंट इन्फॉर्मेशन है और काउंट है। ठीक है, काउंट यहाँ पर है, और कुछ तो नहीं है ना। ठीक है, अब चलो इसको लिखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर लूप लिखना है हमको, सिर्फ ट्रेवर्स करना है अपने चाइल्ड्स में। तो मैं जाऊँगा फॉर ऑटो चाइल्ड इन एडीजे ऑफ नोड, है ना। मैं जिस नोड पे हूँ उसके चाइल्ड को एक एक करके लूँगा और चेक करूँगा क्या वो चाइल्ड पेरेंट के बराबर तो नहीं है सबसे पहले, है ना। इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट, अगर ऐसा नहीं है
मतलब हम एक्चुअल चाइल्ड पे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, रिजल्ट ऑफ चाइल्ड निकालने का पेरेंट की हेल्प से। रिजल्ट ऑफ पेरेंट क्या है हमारा, नोड, है ना, प्लस काउंट डॉट साइज माइनस काउंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये 2 बार माइनस होगा। अब देखो यही फॉर्मूला था ना हमारा, आंसर ऑफ 2 निकालने के लिए, आंसर ऑफ 0 माइनस नंबर ऑफ नोड्स इन 2 प्लस n माइनस नंबर ऑफ नोड्स इन 2, है ना, और n क्या है मेरा, काउंट ऑफ साइज, और ये 2 बार काउंट ऑफ चाइल्ड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये एज इट इज फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसको मैं समझा चुका हूँ अच्छे से, है ना, तो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। अब क्या किया हमने, 0 की हेल्प से 1 और 2 तो निकाल लिया, बट 3 और 4 और 5 भी तो निकालना है। तो उसके लिए रिकर्सिव कॉल लगेगा, और उसमें नया रूट क्या होगा, 2, उसका पेरेंट क्या होगा, 0, है ना, और सेम चीज हमको यहाँ पे करना है, तो एक रिकर्सिव कॉल लगेगा, है ना, डीएफएस ट्रैवर्सल ही तो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल डीएफएस, और यहाँ पे क्या क्या भेजना हमको, एडीजे तो भेजना ही है। अब नोड क्या होगा यहाँ पे, चाइल्ड, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर भेजना है, काउंट वेक्टर भेजना है, और पेरेंट क्या होगा यहाँ पे, अब नोड। भाई करंट नोड अब पेरेंट बन के जा रहा है इस चाइल्ड का, है ना, और शुरुआत में पेरेंट क्या था, -1, मतलब नल था, क्योंकि 0 का कोई पेरेंट नहीं है, 0 इज द अल्टीमेट पेरेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे रिजल्ट अपडेट होता जाएगा डीएफएस ट्रैवर्सल के साथ, और तुमको बस इस रिजल्टेंट को अपडेट करके रिटर्न करना है। तो इसको रन करके देखते हैं हम, ये देखो चल गया, है ना, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डीपी ऑन ट्रीज, और इसके हम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं फ्यूचर में, है ना, जब हमारी डीपी प्लेलिस्ट होगी उसमें हमारा एक सेक्शन होगा डीपी ऑन ट्रीज करके, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे। ये प्रॉब्लम भी उस प्लेलिस्ट का पार्ट होगा, बट क्योंकि ट्रीज में आ गया है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। डीपी में जो डीपी ऑन ट्रीज है उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, और बहुत इंट्यूटिव तरीके से देखेंगे, तो वहां तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर तुमको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।